नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेज में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे संविधान के भाग 5 में जो कार्यपालिका है, जिसमें राष्ट्रपति। आज जो है हम राष्ट्रपति का जो टॉपिक है उसको समझेंगे। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है, भारत का प्रथम नागरिक। अब जो राष्ट्रपति का टॉपिक है उसमें कुल 28 अनुच्छेद हम समझेंगे, 28 या 30 के लगभग अनुच्छेद जो है वो हमें याद करने पड़ेंगे। और ये 28 अनुच्छेद जो है जब हम समझ जाएंगे तब उसके बाद राष्ट्रपति से संबंधित अगर आपके कंपटीशन एग्जाम में कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसे सरलता से हल कर लेंगे। तो पहले जो है अब इस वीडियो में हम 10 अनुच्छेद करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे राष्ट्रपति की 2 या 3 जो वीडियो बनेंगी उनमें बाकी के जो अनुच्छेद हैं वो करेंगे। तो राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है और भारत का जो राष्ट्रपति है उसका जो पद है अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 जो है वो कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित है? राष्ट्रपति में। सारी की सारी कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के नाम से है। और राष्ट्रपति जो है, क्योंकि अब कार्यपालिका की समस्त जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति सारी शक्तियों का यूज नहीं कर सकता, तो वो अपने अधीनस्थ जो पदाधिकारी होते हैं राष्ट्रपति के अधीन होते हैं वो उनके माध्यम से संविधान के अकॉर्डिंग कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 53 जो है इसमें ही ये बात कही गई है कि जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी राष्ट्रपति है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 53 के तहत। तो अनुच्छेद 52 जो है वो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 जो है वो कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वो इस शक्ति का प्रयोग जो है अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से संविधान के अकॉर्डिंग करेगा। और 53 के अंदर ये कहा गया कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा, जो विधानसभाएं हैं, यहाँ तक कि जो पुडुचेरी और दिल्ली की विधानसभा है और वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा का गठन कर दिया जाएगा, तो जो संघ शासित प्रदेश है जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, इनकी विधानसभाओं के सदस्यों को भी क्या कर लिया जाएगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभाओं के, उनको लोकसभा के निर्वाचित सदस्य है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य है और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अभी तक जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें दिल्ली और पुडुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो हुआ है उसके अंदर अब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा, क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है तो उसमें विधानसभा का गठन का प्रावधान किया गया है। तो जब भविष्य में वहां विधानसभा बनेगी तो उसको भी क्या कर दिया जाएगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन में उसके जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो निर्वाचक मंडल में शामिल हो जाएंगे। फिर है अनुच्छेद 55 निर्वाचन की रीति। अब एक चीज ये देखिएगा कि एक बार तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं कि अनुच्छेद 52 क्या है, 53 क्या है। अभी जब ये 10 अनुच्छेद मैं आपको बताऊंगा उसके बाद इनको हम डिटेल से करेंगे। तो अनुच्छेद और एक एक करके जो है वो हम इसको समझेंगे। तो अनुच्छेद 54 जहां राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करता है, वहीं जो अनुच्छेद 55 है वो निर्वाचन की रीति बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान से होगा और राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है उसके द्वारा किया जाएगा। फिर उसके बाद अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति जो है वो अपनी शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक की उसकी पदावधि होगी। फिर उससे पहले भी उसे हटाया जा सकता है। अगर उसने संविधान का उल्लंघन किया है, अतिक्रमण किया, तो महाभियोग के द्वारा उसको हटाया जा सकता है या फिर वो खुद इस्तीफा दे दे।
अनुच्छेद 57 जो है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात करता है। भारत के राष्ट्रपति के लिए कोई बाउंडेशंस नहीं है, वो चाहे जितनी बार भी राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। अभी तक जो राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। अमेरिका के अंदर सिर्फ 2 बार अमेरिका का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर है अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, जो योग्यताएं हैं, जैसे वह भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो, और उसकी आयु जो है वो 35 वर्ष उसने पूर्ण कर ली हो, और अनुच्छेद 59 जो है वो राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं कि वो लाभ के पद पर न हो। फिर है अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति जो है वो शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उपस्थित नहीं है किसी कारणवश, तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति जो है संविधान या विधि के प्रतिरक्षण, परिरक्षण और संरक्षण की शपथ ग्रहण करेगा। फिर अनुच्छेद 61, महाभियोग की प्रक्रिया, जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करता है तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है, और भारत का एकमात्र जो है राष्ट्रपति ही है जिस पर इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया है, कई इंस्टीट्यूट और लेक्चर जो है वो ये कहते हैं, और कुछ बुक्स के अंदर भी है कि महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको भी हटाया जा सकता है, जबकि महाभियोग की प्रक्रिया से सिर्फ राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार आपने एक बार सरसरी नजर से जो है 10 अनुच्छेद देखे। अब इनको हम डिटेल से करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 61 तक जो अनुच्छेद है इनको विस्तार से हम देखेंगे। तो अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में सिर्फ इतना है कि शुरुआत की गई है, यह जो राष्ट्रपति के बारे में जो है भाग 5 में अनुच्छेद 52 से शुरुआत होती है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 जो है उसके 2 क्लोज है, 53(1) और 53(2). तो 53(1) जो है वो ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वो इसका प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करवाएगा, वो भी संविधान के अकॉर्डिंग। संघ की कार्यपालिका शक्ति का राष्ट्रपति में निहित होगी, वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संविधान के अनुसार करेगा। फिर है अनुच्छेद 53(2), मैंने अभी 2 क्लोज बताए, 53 के 53(1) राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, और 53(2) जो है कि भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा, सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। 53(2) महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो 52 भी याद हो गया, 53 भी याद हो गया। 53 के 2 पार्ट हैं, 2 क्लोज हैं 53 के, एक में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और दूसरा राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। फिर अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी इसमें राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसके बारे में बताया गया है। इसमें संसद के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और संघ की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाएगा। भविष्य में जो है, क्योंकि अब 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो जब उसमें विधानसभा का गठन होगा और भविष्य में राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, तो दिल्ली व पुडुचेरी के अलावा जो है जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल कर लिया जाएगा। तो आपने जो है अभी देखा अनुच्छेद 52, 53 और फिर 54। तो अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, जहां अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल था, वहीं अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न किया जाता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें एक पहली
जो बात है ये है कि निर्वाचन में भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में एकरूपता होनी चाहिए, कि चाहे वो छोटा राज्य है चाहे वो बड़ा राज्य है, वोट जो है वोट बराबर होने चाहिए। उनके वोट मत का जो मूल्य है वो बड़े राज्यों के मत के मूल्यों के बराबर होना चाहिए। तो भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में एकरूपता होनी चाहिए। फिर है कि ये कहने का मतलब ये है कि एक बड़ा राज्य है तो वो उसका ज्यादा प्रतिनिधित्व हो जाएगा और जो छोटा राज्य है उसको कम प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन प्रतिनिधित्व का जो मापन है वो एक समान रखा गया है कि उनके वोट का मूल्य भी वही है और इनके वोट का मूल्य भी वही है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन किया जाएगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो एकल संक्रमण मत प्रणाली है उसकी पहली शर्त ये होती है कि न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। फिर जितने मर्जी चाहे उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं और उम्मीदवारों को जो है वरीयता के आधार पर, चॉइस के आधार पर वोट दिया जाता है, क्रम के आधार पर 1 नंबर 2 नंबर 3 जितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं चॉइस के आधार पर जो है मतदाता वोट पोल करता है। जितने कैंडिडेट खड़े होते हैं उतने ही वोट पोल करता है, लेकिन चॉइस के आधार पर नंबर देता है 1 नंबर 2 नंबर पे 3 नंबर पे। तो मतदान गुप्त होगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा, गुप्त मतदान होगा। और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो मत मूल्य का आधार है वो 1971 की जो जनगणना है उसको माना गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो मत का मूल्य का आधार है वो 1971 की जनगणना को ही माना गया है। फिर राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में मत दिया जाता है, अभी बताया मैंने, क्योंकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाया गया है। तो वरीयता के आधार पर क्या दिया जाएगा, वोट दिया जाएगा। एक 4 व्यक्ति खड़े हुए हैं तो चारों व्यक्ति को चॉइस दे देंगे, 1 नंबर ये मेरी दूसरी चॉइस है, तीसरी चॉइस है, चौथी चॉइस है। फिर मान लो न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ, न्यूनतम कोटा कितना होगा, मान लो 100 मतदाता हैं और 4 कैंडिडेट हैं तो 50 + 1 न्यूनतम कोटा क्या होगा, 50 + 1 यानी 51 वोट किसी को मिलने चाहिए। अब वोट जो है वो मान लो किसी को 25 मिल गए, किसी को 26 मिल गए, किसी को 28 मिल गए और इस हिसाब से 51 नहीं हुए। तो क्या किया जाएगा, जो लास्ट का उम्मीदवार होगा जिसको कम वोट मिले हैं उसके जो वोट होंगे उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उनकी जो सेकंड चॉइस होगी उसको, क्योंकि पहली चॉइस तो वही होगा और सेकंड चॉइस जो होगी उनको वो वोट ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो वोट ट्रांसफर किए जाएंगे उसके बाद भी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है। फिर जो लास्ट का जो तीसरे नंबर का बचा है उसके वोटों को दोनों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस आधार पर न्यूनतम कोटा जब प्राप्त हो जाएगा उस व्यक्ति को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। अभी तक वीवी गिरी के समय में ऐसे हुआ था, लेकिन तब भी वरीयता क्रम का जो क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा कि दूसरी वरीयता के आधार पर किसको चुना गया, तो वीवी गिरी को चुना गया और सिर्फ एक बार चुना गया है। तो आपने देखा अनुच्छेद 55 जिसमें हमने किसकी बात की, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुना जाता है, गुप्त मतदान द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है मत का जो आधार है वो 1971 की जनगणना है। भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में एक रूपता होनी चाहिए। और फिर हमने देखा कि न्यूनतम कोटा प्राप्त करने के लिए क्या होगा, दूसरी वरीयता को भी लिया जा सकता है। अगर मान लो किसी को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ है तो व्यक्ति जो लास्ट में है उम्मीदवार उसके वोटों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस प्रकार न्यूनतम कोटा प्राप्त किया जाएगा। तो अनुच्छेद 55 को देखा। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे के जो अनुच्छेद है उन्हें देखते हैं। अनुच्छेद 56(1), हालांकि अनुच्छेद 56 में क्या दिया है, राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी। तो 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है। यानी जब उसने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ले लिया है उसके बाद 5 वर्ष तक वो अपने पद पर रहेगा। वहीं अनुच्छेद 56(1)(a) जो कहता है कि राष्ट्रपति समय से पूर्व भी उपराष्ट्रपति को हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना एक लेटर लिखेगा अपना, और उसके अंदर अपने हस्ताक्षर करेगा और उपराष्ट्रपति को अपना जो है त्याग पत्र सौंप देगा। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपेगा। फिर
अनुच्छेद 56(2) को एक बार छोड़ देंगे क्योंकि हमने 56 क्लोज ए किया है, तो अब 56 क्लोज बी करेंगे। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। देखो पहले तो 56(1) में क्या दिया है कि राष्ट्रपति की पदावधि शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष की होगी, लेकिन समय से पूर्व भी 56 क्लोज 1(a) के अकॉर्डिंग वो अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को दे सकता है। फिर 56(1)(b) जो है उसके अनुसार अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो अनुच्छेद 61 के तहत जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसके द्वारा भी उसे हटाया जा सकता है। अब एक चीज ध्यान रखिए, पेपर में एग्जाम में जो है कई बार ये पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि अनुच्छेद 61 में जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसका संविधान के किस और अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 56(1)(b) के अंदर भी महाभियोग की प्रक्रिया का नाम लिया गया है, उल्लेख किया गया है। फिर है अनुच्छेद 56(1)(c), अगर मान लो कोई व्यक्ति अपने पद से हट गया है, राष्ट्रपति जो है उसका कार्यकाल पूरा हो गया है, हटा नहीं, कार्यकाल पूरा हो गया है, तो वो तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर नहीं आ जाता है या फिर किसी अन्य को राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता है, तब तक वो राष्ट्रपति के पद पर बना रहता है। अब 56(2) जो है वो ये कहता है कि जब राष्ट्रपति अपने पद को त्याग देता है तो इसकी सूचना उपराष्ट्रपति, क्योंकि पद अपना किसको, लेटर किसको देगा, उपराष्ट्रपति के नाम से देगा, उपराष्ट्रपति इसकी तुरंत सूचना किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति इसकी तुरंत सूचना किसको देगा, तो लोकसभा अध्यक्ष को देगा। फिर यह अनुच्छेद 56 का हमने देख लिया क्लोज ए का ए, बी और सी, और 2 भी हमने देख लिया कि तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को सूचना दी जाएगी उपराष्ट्रपति के द्वारा। फिर अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, भारत का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है, जितनी बार भी निर्वाचित होना चाहे हो सकता है, लेकिन अभी तक भारत के एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया है उन्होंने। और अमेरिका को देखें तो वहां बाउंडेशन है, एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति के पद को पर सुशोभित हो सकता है, नियुक्त हो सकता है। तो इस प्रकार हमने 56 और आर्टिकल 57 देखा। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आर्टिकल 58, 59 और 60 देखते हैं। अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, योग्यताएं जो है वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए उसमें योग्यता हो, और भारत सरकार के अधीन लाभ के पद पर न हो। भारत सरकार यानी जो स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं, भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद कौन सा होता है, जिसमें आपको वाहन मिले, राजकीय आवास मिले और मानदेय मिले और वेतन मिले राजकीय, वो राजकीय लाभ का पद कहलाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ एवं राज्य के मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना गया है। यानी जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो सकता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो सकता है, संघ और राज्य के जो मंत्री होते हैं वो भी राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो सकते हैं। तो लाभ के पद पर न हो, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का उम्मीदवार हो वो लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद मैंने बता दिया कि सरकार के अधीन, यानी जो हमारी सरकार है जिसमें स्थानीय अन्य प्राधिकारी के अधीन न हो, भारत के नियंत्रण के अधीन जो पद है लाभ का, उसके अधीन न हो। लाभ का पद वो है जिसमें राजकीय आवास मिले, राजकीय वाहन मिले, वेतन मिले, मानदेय मिले, वो आप लाभ का पद कहलाता है। फिर अनुच्छेद 59, तो 58 देख लिया कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आप में क्या योग्यता होनी चाहिए, भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु पूरी हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो और भारत सरकार के अधीन लाभ के पद पर न हो। अनुच्छेद 59 जो है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें कि कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए। एक तो पहली शर्त यह है कि राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार है वो संसद या राज्य की विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति सदन, चाहे वो संसद का
किसी सदन का सदस्य है या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है, राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाता है, तो जब वो राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण कर लेता है तो यह समझा जाता है कि उसने अपना पहले वाला पद जो है वो रिक्त कर दिया है। दूसरी जो शर्त है वो ये है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का पहले हम देख चुके हैं, उल्लेख कर चुके हैं, तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तीसरा यह है कि उपलब्धियां, वेतन और भत्ते जो हैं वो पदावधि के दौरान राष्ट्रपति के कम नहीं किए जा सकते। तो ये अनुच्छेद 58 और 59 को देखा। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 60 को देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 60। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। अगर मान लो किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के, वो उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है वो, तो फिर जो उपलब्ध ज्येष्ठतम मोस्ट जो सीनियर न्यायाधीश है राष्ट्रपति उसके समक्ष शपथ लेता है। संविधान या विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ जो है वो